नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। ब्रेक्जिट सिंड्रोम को रोकने सक्रिय हुआ यूएस-ईयू। कैरी और एंजेला ने संभाला मोर्चा। कल होने वाले ब्रसेल्स सम्मेलन में कैमरन पर होगा भारी दबाव। 20% तक बढ़ सकता है 98 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन। पीएम मोदी ने वित्त मंत्रालय से रिपोर्ट की तलब। 29 जून को कैबिनेट बैठक में हो सकती है चर्चा। आरबीआई गवर्नर पद के लिए सरकार ने 4 नाम किए शॉर्टलिस्ट। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल भी रेस में। सीईए अरविंद सुब्रमण्यम रेस से बाहर। पीएमओ का रघुराम राजन पर भरोसा कायम। सर्च कमेटी में हो सकते हैं शामिल। आरबीआई की मौद्रिक नीति तय करने वाले 3 सदस्यों का होगा चयन। और सिंगापुर एयरलाइंस के विमान में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान लगी आग। बाल बाल बचे विमान में सभी 241 सवार। एयरलाइन से सवारियों से मांगी माफी। रघुराम राजन के अगली पारी नहीं लेने के ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी सरकार जहां नए रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाम पर प्रमुखता से विचार कर रही है, वहीं सरकार जाते जाते राजन की प्रतिभा का उपयोग भी करना चाहती है। मोदी सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार रघुराम राजन उस 3 सदस्यीय सर्च कमेटी में शामिल हो सकते हैं जिन्हें आरबीआई की मौद्रिक नीति तय करने वाली कमेटी में 3 सदस्यों का चयन करना है। इस कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी व वित्त सचिव दूसरे सदस्य होंगे। रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के 3 नए सदस्यों का नाम तय किया जाना है। इस सर्च कमेटी में रिजर्व बैंक के बाहर के 3 सदस्य नियुक्त किए जाने हैं। रघुराम राजन के बाद अगले आरबीआई गवर्नर के लिए सरकार ने 4 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। इसमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल का नाम भी शामिल है। खास बात यह है कि सिलेक्ट किए गए 4 लोगों में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी अरविंद सुब्रमण्यम का नाम शामिल नहीं है। अरविंद का बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी विरोध कर रहे थे। उर्जित पटेल के अलावा आरबीआई के ही पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, सुबीर गोकर्ण और अरुंधति भट्टाचार्य के नाम सरकार की लिस्ट में शामिल है। रघुराम राजन सितंबर में पद छोड़ देंगे। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जल्द इजाफा हो सकता है। कर्मचारियों की सैलरी के 15 से 20% तक बढ़ने की संभावना है। पीएम ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मांगी है। कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि 29 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। इसमें मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे सकती है। इसमें 98.4 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें 52 लाख पेंशन भोगी भी शामिल है। यूरोपीय नेताओं ने ब्रिटेन को यूरोप से जल्द ही अलग करने का अभियान शुरू कर दिया है। वहीं ब्रेक्जिट संकट के वैश्विक हो जाने पर अमेरिका के शीर्ष राजनयिक जॉन कैरी चर्चाओं में भाग लेने के लिए ब्रसेल्स पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन द्वारा यूरोप को छोड़ने के पक्ष मतदान किए जाने का असर यूरोप के बाकी सदस्य देशों पर पड़ने की आशंकाओं के बीच जर्मनी की रसूखदार चांसलर एंजेला मर्केल बर्लिन में फ्रांस, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं की मेजबानी करेगी। यूरोपीय संघ के इतिहास के अब तक के सबसे कटु सम्मेलनों में से एक सम्मेलन कल ब्रसेल्स में होने जा रहा है। इसमें ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को 2 साल की निकास प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ेगा। सिंगापुर एयरलाइंस के मिलान जा रहे एक विमान में सोमवार को चांगी एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करते समय अचानक आग लग गई। उड़ान भरने के 2 घंटे के अंदर ही पायलट ने विमान के इंजन में तकनीकी खराबी होने की घोषणा की। इसके बाद उड़ान को वापस सिंगापुर की ओर मोड़ा गया। जब विमान उतर गया तब उस दौरान इंजन में आग लगी थी। सभी लोग विमान में थे और सबने दाहिने पंख को जलते देखा। विमान सुबह करीब 7 बजे सिंगापुर में उतरा और 10 मिनट के अंदर आग बुझा दी गई। विमान में सवार सभी 222 यात्री और 19 क्रू मेंबर को सही सलामत उतार लिया गया। एयरलाइंस की तरफ से सभी सवारियों से माफी मांगी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इस दौरान 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कुछ दिनों पहले बर्खास्त किए गए मंत्री बलराम यादव को फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा नारद राय, जियाउद्दीन रिजवी, रविदास मेहरोत्रा और शारदा प्रसाद शुक्ल मंत्री बने हैं। जियाउद्दीन रिजवी बाद में शपथ लेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में मंत्रिमंडल का आज आखिरी विस्तार हुआ।
इसे चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री का पद चुनाव को ध्यान में रखकर ही किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री से नाराज उनके चाचा और मंत्री शिवपाल सिंह यादव शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। मेसी ने यह निर्णय कोपा अमेरिका के 100वें संस्करण के फाइनल में हार के बाद लिया। अर्जेंटीना में मेसी ने कोपा अमेरिका के फाइनल में पेनल्टी शूटआउट मिस किया था। इसे हतोत्साहित होकर मेसी ने ऐसा कदम उठाया। गौरतलब है कि अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट मिस कर दिया था, जिसके चलते चिली लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका कप चैंपियन बन गया। रविवार को हुए मुकाबले में चिली ने अर्जेंटीना को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। पिछली बार भी चिली फाइनल में अर्जेंटीना को ही हराकर चैंपियन बनी थी। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने चीन के दौरे से वापस आ रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वदेश वापसी के बाद वो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को करारा जवाब दे सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास पर स्वामी के द्वारा निशाना साधने के बाद से अरुण जेटली नाराज है। वो पार्टी से स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। स्वामी के द्वारा अरविंद सुब्रमण्यम पर हमला होते देख वित्त मंत्री अरुण जेटली उनके पास में उतरे थे, जिसके बाद स्वामी और जेटली की ट्विटर जंग तेज हो गई थी। भारत सहित परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों की सदस्यता पर चर्चा के लिए इस साल के अंत से पहले NSG की बैठक एक बार फिर हो सकती है। इस बीच भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे बढ़ने के लिए भारत के हितों का ख्याल रखना जरूरी है। गौरतलब है कि NSG सदस्यता के लिए भारत की हालिया कोशिश चीन के अडियल रवैये के कारण नाकाम हो गई थी। 48 देशों वाला समूह NSG गैर NPT देशों को सदस्यता देने की प्रक्रिया पर खासतौर पर चर्चा के लिए इस साल के अंत से पहले बैठक कर सकता है। इससे भारत को अपनी दावेदारी पर दबाव बनाने का एक और मौका मिल सकेगा। बीते शुक्रवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में संपन्न हुए NSG के पूर्ण अधिवेशन में भारत इस समूह में अपना प्रवेश सुनिश्चित करने में नाकाम रहा था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।